बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। जो बीएससी फाइनल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो आइए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। ये है क्या? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक मैटर है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनर्जी बेसिस। यानी हमारे जो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स हैं, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और यह कार्बोहाइड्रेट ही डिकम्पोज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसी एनर्जी से हम किसी भी वर्क को डन कर पाते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में यह ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर एंड स्टार्च, सेलुलोज आदि फॉर्म में पाया जाता है। फाइनली हमारे पास जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये मोनोमर यूनिट्स होती हैं, बहुत ही इजी यूनिट्स होती हैं। इनका जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यानी फंडामेंटल एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वही रेशियो पाया जाता है जो वाटर में पाया जाता है, 2:1। इसी कारण से इसे कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। इसी रेशियो के कारण इसको कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब में सेम रेशियो होता है। तो ये पाया गया कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी अवेलेबल होते हैं जिनमें ग्लूकोज 2:1 नहीं पाया जाता, लेकिन उनकी टेंडेंसी किसके जैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट जैसी। और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड भी अवेलेबल हैं जिनमें रेशियो तो 2:1 पाया जाता है, मीन्स वाटर का रेशियो इसमें पाया जाता है, बट उनका बिहेव कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं होता। लाइक यहां हम देख लें, रेनॉल्ड C6, ये हमारे पास दो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें इनका रेशियो 2:1 तो पाया जाता है, सॉरी 2:1 नहीं पाया जाता, फिर भी ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर भी ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और यहीं पे हम चलते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें रेशियो तो 2:1 का पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। क्या ले रहे हैं हम? एसिटिक एसिड। CH3COOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये ऐसे एसिड्स हैं जिनमें रेशियो तो पाया जाता है कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2:1, लेकिन इनका बिहेव कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं होता। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि
इसका जो नॉमेनक्लेचर किया गया वो बेसिस माना गया था कार्बन और ऑक्सीजन और हैविंग 2:1 and some matter या some compound are no having 2:1। इसलिए इनको एक पहले कार्बन के हाइड्रेट्स के रूप में माना गया था, लेकिन आज की डेट में वही परंपरा, कोई उपयुक्त नाम ना होने के कारण वही परंपरा चलती आ रही है और वही नाम रखा गया, जो नाम रखा गया था वो नाम आज भी चल रहा है। अब इसे केमिकल कंपोजिशन के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया। ये देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट में दो प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स या कार्बोनिल्स ग्रुप अवेलेबल होते हैं, जिसके आधार पर इन्हें फिर अलग से नाम दिया गया एल्डिहाइड और कीटोन। जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल होता है उसे हम हाइड्रॉक्सी या कीटो हाइड्रॉक्सी या एल्डिहाइडिक फॉर्म में उसको नॉमेनक्लेचर में लिखते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास जो नाम है या नॉमेनक्लेचर जो भी व्यवस्था की गई है वो पुरानी ही चल रही है। तो कार्बन का हाइड्रेट होने के कारण इसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इसमें मेनली 3 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो पाया जाता है जो कि वाटर में पाया जाता है, इसी कारण से इसको कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। ये जो रेशियो है इस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कम मीन्स होता है ये डिससिमिलरिटीज नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें रेशियो फिक्स होता है और वो कार्बोहाइड्रेट जैसे बिहेव करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें वो रेशियो नहीं होता, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट जैसे, रेशियो ना होने पर भी कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं और रेशियो होने पर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ठीक है, हम चलेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को जब क्लासिफाई किया है तो उसमें कई बेसिस लिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया शुगर एंड दूसरा हो गया नॉन शुगर। शुगर में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिया गया? तो शुगर में हमने सबसे पहले देखा इसकी सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट हमारे जो प्रॉपर्टीज है वो हम लेते हैं फर्स्ट स्टेट। तो शुगर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ऐसा प्लान किया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। कलर, ये फाइंड किया गया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो कलर होता है कलरलेस होता है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ये सॉल्युबल इन वाटर, यह पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में आसानी से क्या हो जाता है? ये सॉल्युबल हो जाता है।
नेक्स्ट है टेस्ट। इसमें स्वीटनेस पाया जाता है। तो हमने क्या बेसिस लिया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा स्टेट, कलर, ऑर्डर भी होता है तो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी और क्या, टेस्ट। तो यहाँ हमने देखा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलर कलरलेस होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में और स्वीटनेस ये मीठा होता है। तो हम देखेंगे नॉन शुगर को। ये तो हमारा शुगर हो गया। नॉन शुगर में फर्स्ट हम ले रहे हैं स्टेट। ये क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है स्टेट? क्या होती है इसकी? नॉन क्रिस्टलाइन होता है। सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अम्लीय होता है, पानी में नहीं घुलता है। फिर हमने देखा था टेस्ट। ये क्या होता है? टेस्ट लेस होता है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता। और हमारे पास एक और है पॉइंट, कलर। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। अब हम दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर और नॉन शुगर का। तो शुगर और नॉन शुगर में ये हो गया हमारा शुगर, ये हो गया नॉन शुगर। शुगर में हम ले लेते हैं क्या? सुक्रोज, शुगर C12H22 OLH। और इसमें हम ले लेते हैं C5H10O6 यानी स्टार्च। अब इसको हम डिजॉल्व करते पानी पे घुल जाता है, कलरफुल होता है, कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है? पाउडर फॉर्म में होता है और सॉल्युबिलिटी इसमें नहीं होती है, टेस्ट भी इसका नहीं आता। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया क्या? शुगर। दूसरा हो गया नॉन शुगर। दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन। Carbohydrate is divided 3 types. First है monosaccharides,
हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स हो गए, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स। यहाँ पे ये होगा मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसमें हम पहले पे आ रहे हैं मोनोसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मोनोमर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर कहलाते हैं और बहुत ही इजी, यानी आप कह सकते हो इजी कंपोनेंट, या ये कह सकते हो आपकी कार्बोहाइड्रेट का वह सबसे इजी फॉर्म होता है जिसे और उसके छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी हाइड्रोलाइज इसको नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं, लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये हमारे दोनों ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जिनको और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हमें जब भी हम बीमार या हमें बॉटल लगाया जाता है तो ग्लूकोज का लगाया जाता है, या पाउडर हम लेते हैं तो ग्लूकोज का लेते हैं। उसका यही रीजन होता है कि जैसे ही हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर हमारे जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम पॉलीसेकेराइड्स लेते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज यानी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के बाद डिकम्पोज होकर के क्या होगा, मोनोमर यूनिट यानी मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होगा, देन हमको एनर्जी प्राप्त होगी। उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और हमें इजी और कि बहुत जल्दी एनर्जी प्राप्त करना है तो हम क्या लेते हैं, मोनोसेकेराइड्स यूनिट लेते हैं। और इनका फॉर्मेशन मोस्टली प्रोसेस के थ्रू होता है, तो यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, उस पर देखेंगे आगे जो भी रिएक्शन आएंगे तो फिर देखेंगे। तो मोनोसेकेराइड्स हमारा क्या है, छोटी यूनिट्स है, ऐसी यूनिट्स है जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, हाइड्रोलिसिस नहीं होती और ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। दूसरा है ऑलिगोसेकेराइड्स। ये सेकंड सेकेराइड्स वो सेकेराइड्स होते हैं जो 2 या 3 मोनोसेकेराइड्स के यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 या 3 यूनिट मोनोसेकेराइड्स की होती हैं ऑलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे, ऑलिगोसेकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करने पे ये डाई और ट्राई मोनोसेकेराइड्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, मोनोसेकेराइड्स। तो अपन एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। ऑलिगोसेकेराइड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डाइसेकेराइड्स एंड ट्राइसेकेराइड्स। यानी यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डाइसेकेराइड्स का, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मोनोसेकेराइड्स की 2 यूनिट्स प्राप्त होती हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं S22O11 शुगर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं
हमें दो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट प्राप्त होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ऑलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड्स को जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो वो मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल, ऑल डाइसेकेराइड्स का, ट्राइसेकेराइड्स का। यह मॉलिक्यूल या ट्राइसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसेकेराइड्स के 3 मॉलिक्यूल्स देता है, या 3 मोनोसेकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स देता है। देखेंगे अब हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के विशेष करने पर मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स देते हैं, यानी करने पर मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स देते हैं, यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में मिल करके पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब पॉलीसेकेराइड्स को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो मोनोसेकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स आपस में देते हैं। इस प्रकार से इनको 2 बेसिस पे, पहला लिया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया, और दूसरा हमने लिया क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन। एक तीसरा बेसिस भी रखा गया है क्लासिफिकेशन का, क्या, एल्डोस यानी ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर से टेट्रोस, पेंटोस, जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर से टेट्रोस, पेंटोस, जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, उसके आधार पर इसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिलहाल हमारे जो सिलेबस में है वो 2 ही बेसिस दिया हुआ है। अपन आगे आएंगे तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में यहाँ इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा, अभी जो हमने बात की है पहला क्लासिफिकेशन, उसी में हम देख लेते हैं, मोस्टली वही प्रॉपर्टीज को करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं,
एल्कोहल में पार्शियल यानी आंशिक रूप से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेंजीन और ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। टोटली कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? तो कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ये कुछ कार्बोहाइड्रेट टेस्टफुल होते हैं और कुछ टेस्टलेस भी होते हैं। तो मोस्टली हम इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं। आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो केमिकल कंपोजिशन है उसी के आधार पर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमने देखा एक तो यहाँ पे हमारे पास दो मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज यदि हम इनको इसलिए लिखा हमने कि हम देख सके कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास वो एक दोनों में डिफरेंट है। एक ये है कीटोनिक ग्रुप और इसमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण निश्चित तौर पे इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो इनकी दोनों की फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इससे डिटरमाइन होगी। तो हमारा सबसे पहला क्या हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो स्टडी करने में हमारा पहला पॉइंट है वो क्या हो गया? एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इसको कंप्लीटली क्या कहा जाता है? कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल होता है और कार्बोनिल ग्रुप के कारण भी मोनोसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ये हमारे पास ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि सभी में हमने देखा एल्डिहाइडिक और कीटोनिक के अलावा भी हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अवेलेबल है सभी कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ सब में OH ग्रुप अवेलेबल है, जिसके कारण यह है भी एक फंक्शनल ग्रुप है। OH भी हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जिसके कारण भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरप्ट होगी। OH भी हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जिसके कारण भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंटरप्ट होगी। तीसरा ओवरऑल हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज और फ्रक्टोज या मोनोसेकेराइड्स, चूंकि एग्जांपल हमने मोनोसेकेराइड्स का लिया है, यह तीन प्रकार की रिएक्शन शो कर सकता है, यानी तीन प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण या कीटोनिक ग्रुप के कारण, दूसरा
हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अवेलेबल होने के कारण, और तीसरा ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट या ओवरऑल मोनोसैकेराइड्स या ओवरऑल फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के कारण किसी भी कार्बोहाइड्रेट में क्या इफेक्ट आता है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। आप ये कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के कारण रिएक्शन, इसमें कौन कौन सा इफेक्ट कार्बोनिल ग्रुप आने के कारण होता है। इसमें हमारे पास है फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो रिएक्शन है, वो क्या है, रिडक्शन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही बहुत ही इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन करते हैं, और रिस्पेक्टेड या कॉन्सिक्वेंटली क्या बनाते हैं, सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम इसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज को सोडियम अमलगम की उपस्थिति में रिड्यूस कराते हैं, तो यह क्या देता है देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम क्या बनाता है, ये सॉर्बिटॉल। दोनों का एग्जांपल लिख लेते हैं।
रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है और किस पे कन्वर्ट हो रहा है, CHO is converted CH2OH and CO converted CH2OH, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। नेक्स्ट है, जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी से क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पर ये क्या बनाता है, तो एसिड का फॉर्मेशन करता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ मिल्ड यानी वीक ऑक्सीडेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट पे इसका इफेक्ट अलग होता है और वीक ऑक्सीडेंट पे इसका इफेक्ट अलग होता है, और इसके साथ ये डिकम्पोज होकर के मोनोमर यूनिट्स के रूप में कन्वर्ट होता है। उस दौरान इसमें बॉन्ड का फिजन भी होता है। तो चूंकि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम शायद आगे आगे तो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, एल्डोस और कीटोस। तो एल्डोस एंड कीटोस दोनों ही इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं और उससे रिलेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज। क्या ले रहे हैं इसमें, कॉपर ऑक्साइड प्लस यहां देखेंगे कॉपर ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड
दोनों से इसका ऑक्सीडेशन होता है जो कि मिड ऑक्सीडेंट है। दोनों के साथ ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या करता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है और मोनो कार्बोक्सिलिक ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन में कोई भी डिफिशिएंसी नहीं होती है, मींस सेम होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जितने लिए जाते हैं उतने ही अवेलेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन देखते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की उपस्थिति में क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। देख लें एग्जांपल के थ्रू। ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स की उपस्थिति में ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, देखेंगे। सैक्रिक एसिड क्या बना रहा है, सैक्रिक एसिड। तो मेन जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस थे वो क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइल्ड यानी वीक स्ट्रॉन्ग वीक ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेने पे क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली हमने क्या पढ़ा कार्बोहाइड्रेट में, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, और फिर हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला, फिर दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं हमारे पास। पहला है कार्बोनिल ग्रुप के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण यानी एल्कोहलिक ग्रुप अवेलेबल होता है OH, उसके कारण केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा कल बात करेंगे उस पर। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ग्रुप में सेंड किया जा सकते हैं, उसको आप कल बता सकते हैं।